नमस्कार सभी विद्यार्थियों। आज हम गाउस थ्योरम की एप्लीकेशन नंबर 4 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर चार्ज शीट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आज अपन। और इस थ्योरम में क्या था कि इस एप्लीकेशन में जो हम पढ़ रहे हैं वो कंडक्टर चार्ज शीट ले रहे हैं भाई। पिछली जो एप्लीकेशन थी अपनी 3 नंबर वाली वो हमारी इंसुलेटर चार्ज शीट थी भाई। आज हमारा चेंज हो गया इस एप्लीकेशन में कि इंसुलेटर की जगह मैं यहाँ पर आज आपको कंडक्टर चार्ज शीट एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, कंडक्टर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री फॉर्म प्रेजेंट इन शीट, और इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री रहेंगे और फ्री ही रहते हैं। आपको पता है कंडक्टर में अगर हम इस कंडक्टर शीट को चार्ज करते हैं तो ये चार्ज ओनली आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगा भाई, ध्यान रखना। इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 होती है, और अगर चार्ज Q की वैल्यू 0 आएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई भी 0 ही प्रेजेंट होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होगी इनसाइड सरफेस के भाई। तो यहाँ पर ये वेरिएशन आ गया है कि इंसुलेटर में हमने जो चार्ज देखा था वो कंप्लीट शीट पर प्रेजेंट था, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट थे, बट कंडक्टर चार्ज शीट में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अगर हम एक्सटर्नल चार्ज देंगे भी तो यहाँ जो चार्ज होगा वो एंटर करेगा, बट जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स क्रिएट कर देता है। जैसे ही फोर्स क्रिएट होता है हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म टू बाउंडेड फॉर्म में आ जाते हैं, और आप जानते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा एक्सटर्नल चार्ज कंप्लीटली आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट हो जाता है। इनसाइड चार्ज 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा, तो इंटेंसिटी भी 0 ही प्रेजेंट होगी भाई। तो इसमें हम डायरेक्टली अब आगे इंटेंसिटी जो सोल्व करेंगे वो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम के करेंगे भाई। और गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टार्टिंग आपको बता रखी है मैंने, इमेजिनरी गाउसियन सरफेस इमेजिन करनी है आपको। अब यहाँ पर ये गाउसियन जो इमेजिन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल, आपको पता है ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमने इमेजिन कर ली। पिछली एप्लीकेशन में भी आपने देखा कि हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस ही थी। आज इस टॉपिक में भी हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही ली है, बट थोड़ा सा चेंज है पिछली एप्लीकेशन के कंपेयर में। पिछली एप्लीकेशन में हमारा सिलेंड्रिकल जो गाउसियन सरफेस थी वो क्रॉस थी भाई इस शीट के, बट आज हमारे इस एक सरफेस को कवर करते हुए है। रीजन ये है कि हम 2 कंडीशन एक साथ कवर नहीं करेंगे भाई। हमने एक सरफेस पॉइंट को इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से कवर कर लिया भाई। अब इस सरफेस के आप देख रहे हो वही 3 पार्ट हैं, S1 S2, ये 2 तो सर्कल है आपको पता है। थर्ड हमारा S3 सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब हम S1 में देखते हैं। सबसे पहले S1 में इंटेंसिटी E वेक्टर और एरिया dA वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, आप देख रहे हो। जब दोनों पैरेलल हैं S1 में तो थीटा इक्वल 0 डिग्री हो गया। जब थीटा इक्वल 0 डिग्री हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा मैक्सिमम हो गया फॉर S1 सरफेस। इसी तरह हम चलते हैं सरफेस S2 में। S2 देखो यहाँ पर हमारे इस सरफेस शीट के इनसाइड है, इंटेंसिटी यहाँ पर 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने 0 लिख रखा है। इन दोनों का रीजन आपको पता है कि चार्ज Q इक्वल 0 है, इसलिए S2 सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही होगा S2 में। इसका रीजन आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है। ओके, अब आ जाओ आप इसकी S3 पार्ट से, जो हमारी सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका। S3 में E और DA दोनों परपेंडिकुलर आप देख रहे हो।
जब ई और डी ए परपेंडिकुलर है थीटा इक्वल 90 डिग्री हो गया। जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा भैया S3 का। तो ये जो 3 सरफेस यहाँ पर अपन ने ली S1 ई और डी ए पैरेलल हैं, थीटा 0 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। सरफेस S2 में इंटेंसिटी 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 हो गया। उसका रीजन है कि चार्ज 0 है भाई इनसाइड पोर्शन में। S3 में ई और डी ए परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया भाई। तो हम क्या करेंगे, अब इनका सोल्व करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन गाउसियन सरफेस, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अब आप ध्यान देंगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन गाउसियन सरफेस, बेसिक फॉर्मूला हमारा फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया बार बार भाई। अब हमें इस इंटीग्रेशन डी ए के ई डॉट डी ए का 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर आप डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या रिजल्ट बनता है, आप ध्यान देंगे। तो फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए S1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए S2 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए S3 भाई। तीनों पार्ट को सेपरेटली यूज कर लिया हमने। अगर इन तीनों का टोटल करते हैं ऊपर वाला रिजल्ट आ जाता है आपका। अब हम सेपरेट S1, S2, S3 को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं सरफेस S1, S2 और S3 में। तो देखो 4 सरफेस S1 में आ जाओ भाई। वैसे तो हमने इस पॉइंट को डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर लिया है। S1 में आपने देखा था कि E और DA दोनों पैरेलल हैं, थीटा इक्वल 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, इसलिए E डॉट DA S1 बराबर इक्वल हो गया हमारा इंटीग्रेशन E DA S1, मैक्सिमम आ गया S1 का। तो 4 सरफेस S2 में हमने लिखा कि चार्ज 0 है, इसलिए इंटेंसिटी 0, और जब इंटेंसिटी 0 तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से E डॉट DA का इंटीग्रेशन S2 इक्वल भी 0 ही होगा। इसका रीजन आपको पता है कि चार्ज 0 होने से इंटेंसिटी 0 हो गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से S2 हो गया सरफेस S2 का भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। अब हम सरफेस S3 को देखते हैं कि S3 में क्या है। S3 में आपको पता है 4 सरफेस S3, E और DA परपेंडिकुलर हो गए, डायग्राम में भी ऐसा ही था, थीटा इक्वल 90 डिग्री हो गया, तो इंटीग्रेशन E डॉट DA S3 इक्वल 0 आ गया भाई। तो S1 में मैक्सिमम है, S2 का 0 है और S3 का 0 है भाई। 3 सरफेस में से सिर्फ S1 का, सरफेस S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, बाकी S2 और S3 दोनों का रिजल्ट हमारा 0 है। इन S1, S2 और S3 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम अब इक्वेशन ऊपर वाले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डी ए S1 प्लस S2 का 0 हो गया और S3 का 0 हो गया। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डी ए S1 का रिजल्ट बच गया भाई। अब अपने को मालूम है कि E हमें सोल्व करना है, तो फाई इक्वल E इंटीग्रेशन DA फॉर S1 सरफेस। तो यहाँ DA S1 है वो A के इक्वल है। A आपको पता है एरिया ऑफ शीट है, ये बात मैंने पिछले ही भी एप्लीकेशन में बात बताई थी कि जो A हम एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ शीट है, वो हमारे अकॉर्डिंग टू डायग्राम या अकॉर्डिंग टू शेप के शीट के हम सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो फाई इक्वल हमारे पास EA आ गया भाई, फाई इक्वल EA। अब इस फाई की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो हम गाउसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे भाई।
तो देखो यहाँ पर फाई इक्वल ई ए था, तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, इस गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये अपने पास बन गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई ए। हमने इस फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी भाई इस पॉइंट पर, तो हमारे पास फाई की जगह तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया इक्वल ई ए हो गया भाई। ओके, अब अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से टाइप का है भाई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हम देख पढ़ चुके हैं बात भाई। इस टॉपिक में हमने देखा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ अपन देखा कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी हमारे पास आएगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए होती है भाई। सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए होगी, तो क्यू इक्वल सिग्मा ए हमारे पास ये चार्ज की वैल्यू होगी। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे भाई क्यू की जगह, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास रिजल्ट बन गया भाई। ठीक है भाई, ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इंटेंसिटी आ गई है, जो हमारे पास रिजल्ट है। अब इसी रिजल्ट को हम जब वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो हमारे पास आता है ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये हमारे पास इंटेंसिटी हो गई भी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ये ई वेक्टर जो रिजल्ट है इसमें हमने एन कैप यूज किया है। इसके पीछे रीजन यही है कि भाई डिस्टेंस आर इस फॉर्मूले में नहीं आपको पता है, इसलिए यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी इस टॉपिक में भी जो हमारे पास इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी आपको पता है कि मेन जो टॉपिक की हमने पिछला लिया था उसमें भी देखा था कि कुछ डिस्टेंस तक सेम रह रही थी। यहाँ इस एप्लीकेशन में भी ऐसा ही है कि इंटेंसिटी सेम रहती है एक लिमिट तक, बट ये रिजल्ट जो है पिछली एप्लीकेशन के कंपेयर में डबल आया है। जो हमने इंसुलेटर शीट का जो रिजल्ट था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, बट कंडक्टर शीट का जो रिजल्ट है वो हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है भाई। ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप हमारे पास है, ये रिजल्ट बन गया है कंडक्टर शीट का भाई, जिसमें सिग्मा हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो क्यू बाई ए होता है, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर भाई। अब एक छोटी सी बात इसमें यह है कि हम अगर इंसुलेटर चार्ज शीट और कंडक्टर चार्ज शीट का अगर कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन से हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, तो इसमें हम कंपेयर करते हैं दोनों फॉर्मूले का, तो हमारे पास से दोनों का हम रेशो करने के बाद रिजल्ट क्या बनता है वो देखिए आप। तो हमने नोट डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार एग्जाम में रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं भाई, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आप ध्यान देंगे। रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर चार्ज शीट, मैं दोनों जो एप्लीकेशन आपको थर्ड और फोर्थ दी है इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर चार्ज शीट थी, उसके इंटेंसिटी का मैं रेशो कर रहा हूं भाई। और अगर हम इन दोनों का रेशो करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है आप देखें। ई कंडक्टर अपॉन ई इंसुलेटर इक्वल कंडक्टर का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आया इनटू ई इंसुलेटर का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, इसलिए 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपोजिट हो गया, आपको पता है। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो 2/1। यही देखा कि कंडक्टर पर जो इंटेंसिटी है वो इंसुलेटर के कंपेयर में डबल होती है, डबल होगी, तो इसलिए 2/1 रेशो आएगा। तो मेन इन दोनों का आप कंपेयर भी ध्यान रखेंगे कि भाई कंडक्टर और इंसुलेटर चार्ज शीट की इंटेंसिटी का रिजल्ट क्या बनता है।
तो हम इंसुलेटर चार्ज शीट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर हम कंडक्टर चार्ज शीट लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है भाई। अगर हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो 1/2 या 2/1 होता है। मेन बात यही है कि कंडक्टर शीट की इंटेंसिटी डबल होगी कंपेयर इंसुलेटर चार्ज शीट से। तो ये हमारी एप्लीकेशन नंबर 4 है भाई, इन कंडक्टर चार्ज शीट। ओके, समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू।